तो क्लास हमने पिछली क्लास में बात किया था खेती क्या होती है, कृषि क्या होती है। हमने पिछली क्लास में बात किया था कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं क्या होती है। इसके साथ हमने ये भी बात किया था कि खेती को करने के लिए किस प्रकार की अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती है। तो आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं ये क्लास कि जो एग्रीकल्चर है वो कितने टाइप की होती है। तो क्लास एग्रीकल्चर जो होता है वह 5 प्रकार की होती है। पहला तो हमारे पास होता है एग्रीकल्चर, दूसरा होता है सेरीकल्चर, तीसरा होता है पीसी कल्चर। तो सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम, जिसमें रेशम की खेती होती है उसे सेरीकल्चर का नाम देते हैं। और पीसी मतलब होता है मत्स्य, मछली पालने को बोलते हैं पीसी कल्चर। अगला होता है बीटी कल्चर। बीटी में हम क्लास इसमें जो द्राक्षा कृषि होता है अर्थात अंगूरों की खेती होती है। और हॉर्टिकल्चर में क्लास हम जो खेती करते हैं वो उद्यान का, जिसमें हम सब्जियों को, फूलों को और फलों को उगाते हैं। इस प्रकार की खेती हम इसमें क्लास करते हैं। तो क्लास हमारे पास जो खेती होती है वह 5 प्रकार की खेती होती है। पहला होता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर हम मिट्टी की जुताई करते हैं, फसलों की उगाई करते हैं, पशुपालन का इसमें खेती करते हैं क्लास। जो सेरीकल्चर होता है इसमें कीटों को पालते हैं, रेशम के कीटों को पालना, उसका व्यापार करना। और मत्स्य पालन में हम नदियों को, तालाबों के अंदर बड़ी मात्रा में मछलियों को पालते हैं और अंगूरों की खेती करते हैं। विटीकल्चर में और हॉर्टिकल्चर में सब्जी, फूलों और फलों को लगाने का काम चालू करते हैं क्लास। तो आज के नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करने वाले हैं कृषि तंत्र के बारे में बात करेंगे। तो बात आती है कृषि तंत्र होता है क्या। कृषि तंत्र पहले समझते हैं। कहता है कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जाता है। तो कृषि को या खेती को एक तंत्र के रूप में क्यों देखा जाता है, इसके पीछे ऐसा क्या कारण है कि हम यहाँ पर खेती को एक तंत्र के रूप में देखने का काम करते हैं। तो इसके पीछे महत्वपूर्ण कारण ये है क्लास, क्योंकि इसमें निवेश किया जाता है, इसमें बड़ी मात्रा में पैसा खर्च होता है। तो पैसा किन किन चीजों में खर्च होता है। पहला खर्च होता है बीजों के रूप में, अर्थात सीड को लगाने के लिए, फर्टिलाइजर को लगाने के लिए, मशीनरीज के लिए, और इसके साथ साथ लेबर के तौर पर इसमें पैसे खर्च होते हैं। तो कृषि तंत्र के अंदर हम जो बात करने वाले हैं वो ये बात करते हैं कि इसमें पैसा खर्च कहाँ कहाँ पर होता है। तो बीजों में होता है, उर्वरक में होता है, मशीनरीज में होती है और श्रमिक के तौर पर होती है क्लास। कहता है जुताई, बुआई और इसके साथ साथ सिंचाई, निराई, कटाई, इसकी कुछ सक्रियता है, अर्थात ये वो क्रियाएं हैं जिसमें बड़ी मात्रा में पैसे लगाए जाते हैं। जैसे कि आप इस इंसान को देखो, यदि एक इंसान काम करता है तो वो काम इसमें क्या क्या कर रहा है, तो उसमें इसने निवेश किया, इन्वेस्टमेंट किया। किसमें इन्वेस्टमेंट किया, ट्रैक्टर को लेने में, जिसे हम बोलते हैं मशीनरीज को लेने में किया। इसने बीज को खरीदने में किया और इसके साथ साथ रसायन अर्थात उर्वरक को लगाने के लिए किया। ये खुद एक प्रकार से देखा जाए तो लेबर की तरह काम भी कर रहा है। तो इन सभी के द्वारा आपने ये देखा कि इस व्यक्ति के द्वारा बड़ी मात्रा में क्या किया गया, तो पैसे का इन्वेस्टमेंट किया गया, पैसे की लागत को दिखाया गया। वहीं दूसरे पिक्चर में दिखाया गया है कि वो भौतिक निवेश, भौतिक का मतलब होता है कि उसमें किन किन चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसमें जो इस्तेमाल होता है वो सबसे पहले मानवीय निवेश होता है, अर्थात वो खुद श्रमिक के तौर पे काम करता है और पैसा भी लगाता है। तो पहले वो भंडारण, अर्थात वो जो खेती करता है और खेती से जो उत्पादन होता है उसे वो स्टोर करता है। श्रम मतलब लेबर का काम करना, वो खुद एक लेबर की तरह दिन रात काम करता रहता है। वो मशीनों का इस्तेमाल करता है, जैसे कि फीटर का, ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना। वो रसायनों का इस्तेमाल करता है, जैसे कि खाद का इस्तेमाल करना, यूरिया, डीएपी, फास्फोरस, इनका इस्तेमाल करना। ये सारी वो चीजें होती है जिसका इस्तेमाल एक किसान अपने खेती में करता है। इसके साथ साथ यहाँ पर वर्षा होती है, मिट्टी होती है, तापमान होता है, सन होती है। ऐसे कुछ चीजों का इस्तेमाल इसमें किया जाता है क्लास। और इस तंत्र से आपको मिलता है क्या, निर्गत। निर्गत का मतलब होता है कि आपको उस काम को करने से क्या क्या प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहला प्राप्त होता है आपको फसल, जैसे गेहूं का प्राप्त हो जाना, कॉटन का मिलना, शुगर केन का मिलना, ऐसी कुछ चीजों का, फसलों का उत्पाद आपको मिलते हैं। इसके साथ आपको मिलता है ऊन, मिलता है डेयरी, मिलता है और आपको मुर्गी मिलते हैं, क्योंकि आप इन सभी का पालन करते हैं, पालते हैं, और उसके बाद आपको ये प्रकार की चीजें देखने को मिल जाती है जिसे निर्गत बोलते हैं क्लास।
तो बात आती है कृषि के प्रकार। कृषि कितने प्रकार की होती है? तो पहले क्लास में बात करता है, रोचक तथ्य के बारे में बात करता है। कहता है जैविक कृषि क्या होती है? जैविक कृषि एक टाइप की ऐसी कृषि होती है जिसके अंदर आप किसी भी प्रकार के खाद का, रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं करते। तो कहता है इसके अंदर कि रासायनिक खाद के स्थान पर जैविक खाद या प्राकृतिक पीड़कनाशी का उपयोग किया जाता है। तो जैविक खाद क्या होता है? गोबर डाल देना, गाय का मूत्र डाल देना, गुड़ डाल देना, इस प्रकार की चीजों को डालना जैविक खाद कहलाता है। कहता है फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई अनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है। आपने नाम सुना ना, आज के टाइम में हम HYV सीड का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि इसमें ट्रेडिशनल सीड का ही इस्तेमाल होता है। इस प्रकार के किए गए खेती को ही जैविक कृषि के नाम से जानते हैं। तो कहता है कृषि के प्रकार के बारे में बात करता है। यदि कृषि के प्रकार की बात की जाए तो विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। कहता है भौगोलिक दशाओं, मैंने आपको पहले पढ़ाया था पिछली टॉपिक में, मैंने बताया था कि यदि किसी जगह पर खेती अच्छे तरीके से होना है तो उसके लिए तीन चीजों का होना जरूरी होता है। पहला होता है स्थलाकृति होती है, जैसे कि मैंने आपको इसमें दिखाया था पिछली क्लास में। क्लास कहता है पहला होता है स्थलाकृति होती है, दूसरा मिट्टी होता है और तीसरा जलवायु होता है। तो बिना आप इसके किसी भी जगह पर बेहतर खेती नहीं कर सकते हैं। वही बात यहाँ पे कहता है हमारे पास कि भौगोलिक दशा होनी चाहिए। इसके साथ कहता है उत्पाद की मांग, अर्थात उसका मार्केट में कितनी डिमांड है। तो जितना डिमांड होगा हम उतनी ही सप्लाई करेंगे, उतना ही इसका प्रोडक्शन करेंगे। इसके साथ हमारे पास लेबर होना चाहिए, श्रम होना चाहिए और प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी हमारे पास होनी चाहिए। यदि ये स्तर उच्च लेवल पर होगी तो कृषि दो मुख्य प्रकार में बांटा जाता है क्लास। तो इन चीजों के आधार पर मतलब ये हुआ कृषि को भौगोलिक दशा, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के आधार पर इसे दो भाग में बांटते हैं। पहला होता है निर्वाह कृषि और दूसरा होता है वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि वह कृषि होती है जिसमें इंसान केवल अपने जीवन को जीने के लिए खेती करता है, उसे हम बोलते हैं निर्वाह कृषि बोलते हैं। तो ऐसी खेती जिसमें केवल और केवल आप अपने आप को सरवाइव करने के लिए खेती करते हो, उसे बोलते हैं निर्वाह खेती करते हैं। और ऐसी खेती जिसका इस्तेमाल आप पैसा कमाने के लिए करते हो, उसे वाणिज्य खेती के नाम से जानते हैं क्लास। तो बात आती है निर्वाह कृषि क्या होती है। इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आपके घर में 10 परिवार है, 10 परिवारों को खाना चाहिए, तो 10 परिवार के लोग खेतों में काम करेंगे और जो भी खेत में उत्पादन हुआ वो सभी के सभी वो खुद ही खा जाएंगे। तो यहाँ पे खेती तो किया गया, उत्पादन भी किया गया, लेकिन जो उत्पादन हुआ है उसका इस्तेमाल उन्हीं लोगों के द्वारा ही किया गया है। तो ऐसे होने वाली खेती को हम नाम देते हैं निर्वाह खेती कहते हैं, क्योंकि आपने खेती केवल अपने आप को जीने के लिए किया है। अगला कहता है पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी, अर्थात लोकल लेवल की तकनीक का आप इस्तेमाल करते हो और पारिवारिक गांव के घर के ही पूरे लोग इसमें काम करते हो। जैसे कि हल का इस्तेमाल करना, बैल का इस्तेमाल करना, लोगों का इस्तेमाल करना, वही लोग काम पे लगे पड़े हैं, ट्रैक्टर लगाना नहीं है। ऐसे लोग यदि काम करते हैं तो उसे निर्वाह खेती कहते हैं। कहता है निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में बांटा गया है क्लास। तो ये गहन निर्वाह क्या होता है और आदिम निर्वाह क्या होता है? गहन, यदि गहन की बात करते हैं तो आपने सुना भी होगा कि बिहारों में, यूपी में जमीन के टुकड़े बहुत छोटे छोटे हैं और वहां पर लोग बहुत ज्यादा हैं। तो वहां के लोग क्या करते हैं, उन्हीं छोटे टुकड़ों पर ज्यादा मात्रा में लोग काम करते हैं। तो जमीन का टुकड़ा कम हो जाए और लोग ज्यादा हो जाए, इस प्रकार की खेती को गहन खेती के नाम से जानते हैं। आइए समझते हैं क्लास। कहता है गहन कृषि क्या होती है। कहता है किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है, अर्थात वो ज्यादा खेती करने का प्रयास करता है, लेकिन किसके द्वारा? तो कहता है छोटा, जमीन का टुकड़ा छोटा होना चाहिए और उसके पास जो औजार होंगे वो औजार भी क्या होने चाहिए, लोकल टाइप के औजार होने चाहिए। जैसे कि हल हो गया, बैल हो गया, कुदाल हो गया, उसके साथ साथ आपके डिफरेंट टाइप के टूल्स हो गए, उन सभी का इस्तेमाल करके ये खेती करते हैं। कहता है अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वरक मिट्टी वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ
कि जिस जगह की जलवायु, जिस जगह का क्लाइमेट कैसा हो, युक्त हो। युक्त का मतलब होता है बेहतर हो। और वहाँ की मिट्टी कैसी होनी चाहिए, तो वहाँ की मिट्टी भी आपको काफी अच्छी होनी चाहिए। यदि वहाँ की मिट्टी काफी अच्छी है, उपजाऊ है, तो आप वहाँ पर खेती कर सकते हो। तो कहता है मिट्टी आपके पास उपजाऊ होनी चाहिए, इसके साथ जलवायु बेहतर होनी चाहिए, और जहाँ पर ऐसी चीजें होगी वहाँ पर आप एक वर्ष में एक से अधिक खेती कर सकते हो। जैसे कि अगली क्लास हम बात करते हैं तो इसमें नाम लिया गया है कि चावल जो है वह एक मुख्य फसल है, और अन्य फसल जैसे गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन भी शामिल होते हैं। तो बेसिक तौर से देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया में, पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया में आपको ज्यादातर जो खेती की जाती है वह खेती गेहूं की, मक्का की, दलहन की, तिलहन की और चावल की जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा यदि किसी चीज की खेती आपको करती हुई दिखाई पड़ जाएगी, तो वो जो खेती होती है वो आपकी चावल की खेती होती हुई दिखाई पड़ जाएगी। तो चावल यहाँ की मुख्य फसलों में से एक शामिल की जाती है क्लास। कहता है गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी उत्तर दक्षिणी पूर्वी पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले, सघन मतलब होता है जहाँ की पॉपुलेशन काफी ज्यादा हो, वहां पर मानसूनी प्रदेश, मानसून मतलब जहाँ पर बरसात का पानी होता हो, उन जगहों पर बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है। तो अगला ध्यान देना, अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी आता है कि गहन निर्वाह कृषि कहाँ कहाँ की जाती है। तो ये दक्षिण में, दक्षिण मतलब होता है कि साउथ एशिया में, दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया में। मतलब कि आपने नाम सुना है, इंडोनेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, इन देशों में इसकी खेती बड़ी मात्रा में की जाती है। आइए समझते हैं इसे मैप के माध्यम से, समझते हैं क्लास कि मैप में आप इसे किस प्रकार से समझ सकते हैं। यदि आप इसको मैप में लेंगे तो इस मैप में आप ध्यान से देखेंगे, इस मैप के अंदर कि आप इंडिया को देखिए, तो इंडिया का जो पार्ट हमारे पास दिखाई पड़ रहा है क्लास, ज्यादा ये, ओहो, क्लास देखो इंडिया में दिखाई पड़ेगा आपको, पंजाब मिलेगा आपको, ये रहा पंजाब, ये रहा आपके पास हरियाणा, ये रहा आपके पास उत्तर प्रदेश, ये रहा आपके पास लखनऊ, ये रहा आपके पास पटना, इसे आप बिहार बोलते हैं, ये रहा वेस्ट बंगाल। तो ये इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में पूरी तरह से आपको चावल की खेती मिलेगी। ये जो आप देख रहे हैं कुछ कंट्री के नाम, जैसे कि इसमें नाम लिया गया है, थाईलैंड लिया गया है, ये रहा थाईलैंड आपका, ये रहा कंबोडिया आपका, वियतनाम ये रहा। इसके साथ साथ आप नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा मलेशिया मिलेगा, सिंगापुर मिलेगा, इसके साथ आपको मिलेगा ब्रुनई मिलेगा, इंडोनेशिया मिलेगा, ये पूरा इंडोनेशिया का ही कंट्री है। इसके साथ आपको मिलेगा फिलीपींस मिल जाएगा। ये वो कंट्री है जहाँ पर बड़ी मात्रा में आपको चावल की खेती की जाती है क्लास। इसमें से नेक्स्ट हमारे पास आता है आदिम निर्वाह कृषि क्या होती है। मतलब वह कृषि जो किसान या जो आदमी प्राचीन टाइम से, जब वो जंगली क्षेत्र में रहा करते थे तभी से वो करते हुए आ रहे हैं, इस टाइप की कृषि को स्थानांतरित कृषि बोलते हैं। मतलब आज आपने यहाँ पे खेती किया, कल कहीं और जगह खेती किया, ऐसी खेती को स्थानांतरित खेती कहते हैं। और चालवासी भी खेती कहते हैं, क्योंकि इसमें आप जानवरों को लेकर के हमेशा चलते रहते हैं, जिसे हम बोलते हैं घुमंतू जनजाति। इसे इंग्लिश में बोलते हैं नोमैडिक कम्युनिटी बोलते हैं, या फिर इस प्रकार के लोगों को यायावर समुदाय के नाम से जानते हैं। तो स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण ये वो खेती होती है जिसे आदिम निर्वाह खेती कहते हैं, क्योंकि ये लोग पूरी तरह से अपनी खेती पर या तो फिर अपने जानवरों पर निर्भर रहने का काम करते हैं। इस प्रकार की खेती आपको क्लास कहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इस तरह की जो खेती आपको मिल जाएगी क्लास, वह इंडिया में आपने देखा होगा कि राजस्थान में बड़े बड़े लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपके गायों को पालते हैं, बैलों को पालते हैं, उनके बड़े बड़े सींग होते हैं। तो देखा होगा आपने कि यहाँ से बड़े बड़े सींग वाले जानवरों को दिल्ली होते हुए राजस्थान से निकालते हैं, दिल्ली लेकर के आते हैं, दिल्ली से उत्तराखंड जाते हैं और उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश घूमते रहते हैं। इन्हें बोलते हैं बंजारन, नाम दिया जाता है बंजारन। ये वो लोग होते हैं जो घूमते रहते हैं अपने जानवरों को लेकर के, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं चलवासी बोलते हैं। यार हमारे पास नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट में आपको मिलेगा, मेघालय मिल जाएगा, असम मिल जाएगा, नागालैंड मिल जाएगा, मणिपुर मिल जाएगा, मिजोरम मिल जाएगा। तो ये वो स्टेट है जहाँ पर खेती पूरी तरह से देखने को मिल जाते हैं, और ये खेती करने के लिए कई प्रकार के काम किए जाते हैं क्लास।
तो यहाँ पर जो खेती स्थानांतरित खेती होती है, इसे यहाँ पर बोला जाता है झूम कृषि बोलते हैं, झूम कृषि। अगली क्लास में समझते हैं नेक्स्ट में इसमें से क्या बोला गया है। कहता है हमारे पास स्थानांतरित कृषि जो होती है वह अमेजोन बेसिन के सघन वन वाले क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में, दक्षिण पूर्वी एशिया में और उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में बड़ी मात्रा में की जाती है। थोड़ा समझते हैं मैप के माध्यम से क्लास। अमेजोन बेसिन कहाँ पर होता है? तो यदि आपको अमेजोन बेसिन देखना है तो इसको हम थोड़ा रोटेट करते हैं और थोड़ा चलते हैं हम इसके साथ साथ आगे की ओर बढ़ते हैं। तो क्लास ये रहा आपके पास ब्राजील। ये जो ब्राजील है इसी को लिखो लिखा गया क्लास अमेजोन। ये पूरा अमेजोन बेसिन ही है, क्योंकि इस पूरे इलाके में आपको इसी प्रकार की खेती देखने को मिल जाती है। तो ये पूरा इलाका जो आपको देखने को मिल रहा है ये अमेजोन बेसिन के नाम से जाना जाता है क्लास। अगला वहाँ पर पाया जाता है उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका। अब ये कहाँ पर होगा अफ्रीका के अंदर? तो थोड़ा सा ऐसे जूम आउट करते हैं, थोड़ा और जूम आउट करते हैं। ये जो आप लाइन देख रहे हो इसका नाम होता है आपका इक्वेटर। इसी के साथ आगे बढ़ जाइए आप लोग। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा उष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो ये जो आप देख रहे हैं क्लास, इसे बोलते हैं सेंट्रल अफ्रीका बोल सकते हैं आप इसे। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हमारे पास हो गया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया, गैबन हो गया। ये सारे देशों के अंदर इस प्रकार की खेती यहाँ पर की जाती है। अगला कहता है हमारे पास दक्षिण पूर्वी एशिया। तो आपने अभी देखा 0 डिग्री, तो 0 डिग्री जहां जहां जाएगा इस पूरे ही 0 डिग्री के आसपास इस टाइप की खेती देखने को मिल जाएगी। कहता है ये भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। वनस्पति यहाँ पे ज्यादा पाई जाती है और वृक्षों को काट कर जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। जमीनों को साफ कर दी जाती है और साफ करके जो राख बचता है उसी राख में बीजों को मिला देते हैं और मिला करके मक्का, रतालू, आलू, कसावा जैसी फसलों की खेती की जाती है। ये भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद जैसे ही इस भूमि पे उर्वरता खत्म हो जाती है ये लोग इस जमीन को छोड़ देते हैं और छोड़ करके किसी नए खेती की ओर चले जाते हैं। इस प्रकार की गई खेती को ही स्थानांतरित कृषि के नाम से जानते हैं, या फिर इसे हम कर्तन दहन स्लेश एंड बर्न मेथड के नाम से भी जानने का काम करते हैं क्लास। जिसे वर्ल्ड के अलग अलग देशों में, जैसे कि उत्तर पूर्वी भारत में इसे नाम दिया गया है झूमिंग खेती, मैक्सिको मध्य अमेरिका में नाम दिया गया है मिल्पा, ब्राजील में नाम दिया गया है रोको और मलेशिया में इसे नाम दिया गया है लदांग नाम दिया गया है। तो इस प्रकार से वर्ल्ड के अलग अलग देशों में स्थानांतरित कृषि को अलग अलग नामों से क्लास जाना जाता है। क्लास नेक्स्ट में हमारे पास आता है चलवासी पशुचारण क्या होता है। चलवासी जो हमेशा चलते रहते हैं, जैसे सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों में जैसे राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, ये खेती प्रचलित होती है या पशुओं को चलाना इनके द्वारा काफी ज्यादा फेमस होता है। तो चलतिए देखते हैं चलवासु पशुचारण कैसे होते हैं। थोड़ा इसके बारे में सर्च करते हैं चलवासी पशुचारण। क्या देखो, ये लोग अपने अपने भेड़ों को लेके घूमते रहते हैं हमेशा। ये लोग भेड़ों को लेके घूमते रहेंगे, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। इस प्रकार से ये लोग अपने भेड़ों को जानवरों को लेके घूमते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? पशुचारण के नाम से जानते हैं। चलवासी पशुचारण जो हमेशा ही अपने जानवरों को लेकर के जगह जगह घूमते हुए दिखाई पड़ जाते हैं। जो राजस्थान के लोग होते हैं आप इनको राजस्थान के नाम से समझ सकते हैं क्लास। थोड़ा समझते हैं इसको लेकर के राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान में जो लोग होते हैं वो ऊँटों को लेके घूमते रहते हैं, या फिर वो बड़े बड़े नस्ल के लोगों को जानवरों को लेके घूमते रहते हैं। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के लोग मिल जाएंगे जो चलवासी पशुचारण देखने को मिल जाते हैं। उनके सींग बड़े बड़े पाए जाते हैं।
देखा जाए दक्षिण अफ्रीका के बारे में, तो हम बात करते हैं अफ्रीका के बारे में। तो अगला देखो, अफ्रीका में ऐसे लोग घूमते रहते हैं। अफ्रीका में ऐसे अपने जानवरों को लेके ये लोग घूमने का काम करते हैं, और इनके पास इस प्रकार के बड़े बड़े सींगों वाले जानवर पाए जाते हैं, जिसे लेकर के ये हमेशा घूमते रहते हैं। इन प्रकार के लोगों को हम बोलते हैं चलवासी पशुचारण के नाम से जानते हैं क्लास। ये देख रहे हैं आप इन आदमी को, इनके पास बड़े बड़े सींग वाले जानवर होते हैं, तो ऐसे लोगों को ही बोलते हैं चलवासी पशुचारण के नाम से जानते हैं। कहता है इस प्रकार की खेती में पशु चारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायविक बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रियाओं से उत्पन्न होती है। उनको लगता है कि यदि कहीं पे सूखा पड़ रहा है तो कहीं और चले जाएंगे, कहीं पे गर्मी पड़ रहा है तो कहीं और चले जाएंगे, और यदि कहीं पे ज्यादा बरसात हो रहा है तो वो अपनी जगह को छोड़ के कहीं और चले जाएंगे। इस प्रकार से ये अपनी जगहों को बदलते रहते हैं। ये मुख्य रूप से भेड़ पालते हैं, ऊंट, मवेशी, याक और बकरी को पालते हैं। ये पशु चारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और कुछ प्रकार के पदार्थों को इकट्ठा करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा चलवासी क्या होती है, स्थानांतरित कृषि क्या होती है, आदिम निर्वाह कृषि क्या होती है, गहन निर्वाह कृषि क्या होती है, निर्वाह कृषि क्या होती है, हमने इसके बारे में क्लास बात की है। तो आज इसको यहीं पर रहने देते हैं, क्योंकि फिर नहीं तो ज़्यादा लंबा जगह हमारे पास ये। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे वाणिज्यिक कृषि के बारे में, मिश्रित कृषि के बारे में। तो क्लास आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद क्लास।